बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। कल मुस्लिम लीग नवाज़ का जनरल वर्कर्स कन्वेंशन था और ओहदे तकसीम किए गए। इलेक्ट जो है वो किस तरीके का इलेक्शन था वो हमने देखा कि कोई खड़ा ही नहीं हुआ। बिला मुकाबला मरीम नवाज साहिबा सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर बन गई। बिला मुकाबला शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर बन गए, क्योंकि ये बड़े ओहदे जो हैं ये शरीफ फैमिली से हट के किसी को जा ही नहीं सकते पार्टी के अंदर। उसके बाद एहसन इकबाल साहब ने खड़े होके आफ्टर ही वॉज इलेक्टेड एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उन्होंने कह दिया जी कि हम इख्तियार देते हैं शहबाज शरीफ साहब को कि वो अपनी मर्जी से बाकी ओहदे जो है वो तकसीम कर दी। ये भी खैर तकसीम हुई, आगे भी उन्होंने तकसीम का इख्तियार दे दिया। तो ये किस तरह के डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं जिनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज चल रही हैं। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर बहुत सी अहम शख्सियात कल वहाँ पर मौजूद नहीं थी। ऐसे मुफ्ती इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, हमजा शहबाज साहब, इकबाल जफर झगड़ा साहब और शहबाज शरीफ साहब की तकरीर के अंदर इनडायरेक्टली उन्होंने टारगेट भी किया मुफ्ती इस्माइल साहब को, शाहिद खान अब्बासी साहब को, और उनको कहा कि अगर इसहाक डार साहब के हवाले से वो जितना उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि उनका पार्टी में रहना ही नहीं चाहिए। यानी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त भी नहीं कर सकते अगर पार्टी के ऊपर जो है वो तनकीद की जाए। तो ये क्या डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज के, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? ठीक ठाक हैं आप? बिल्कुल खैरियत से जी, बिल्कुल। राना साहब सबसे पहले तो ये जो कल कानून साजी हुई है इलेक्शन एक्ट के हवाले से, आपने नाअहली की मुद्दत का तयन कर दिया है कि मैक्सिमम 5 साल। कहा यह जा रहा है कि ये सिलेक्टिव लोगों को फायदा देने के लिए, लॉन्ग रन में तो अल्टीमेटली यकीनी तौर पर अब जो भी नाअहल अगर होगा तो उसके लिए मैक्सिमम मुद्दत 5 साल की होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये कानून साजी अभी स्पेसिफिकली जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब के लिए की गई है। देखिए, सबसे पहले तो नवाज शरीफ साहब हो या जहांगीर तरीन साहब हो या कोई भी हो जिनको ताहयात नहा अहल किया गया, तो उसके हकायक तो हमारे सामने आ गए हैं कि किस एजेंडे के तहत और किस प्लानिंग के साथ इन चीजों को दोनों को किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सुओ मोटो लेते हैं तो आप एक फंडामेंटल राइट आदमी का छीन रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो 3-4 कोर्ट्स के बाद आप जहां पहुंचते हैं वो ट्रायल कोर्ट बन जाता है, और फिर उसके अंदर आपके पास अपील की भी राइट नहीं होती। यानी कि रिव्यू भी जो होता है उसका मैंडेट भी लिमिटेड होता है, और वो वही बेंच जो है उसके कुछ नुकात को देखता है, तो आप पास अपील का हक नहीं होता। तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है कि आप एक आदमी से जो है ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में जहां वो लड़ सकता है उसको आप चांस नहीं देते, और आप उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्ट ट्रायल कोर्ट करा के फारिग कर देते हैं और ताहयात जैसी जो है वो सजा सुना देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल एक अच्छा फैसला है। और बात ये है कि हमारी सियासत के अंदर हमें कभी 58(2)B से लड़ना पड़ा, डिक्टेटरों से लड़ना पड़ा, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई, फिर PTI का प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया। तो बदकिस्मती है कि हमारी जो जमहूरियत है वो एक तूफानी कैफियत में ही रहती है। तो ये चीजें जो ये की जा रही हैं इसका फायदा सबको होगा। अच्छा, वैसे आपने प्रोजेक्ट लॉन्चेस की भी बात की, अभी रिसेंटली भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये तो अभी जो अगर आपका जो इशारा है वो IPP के ऊपर है। जी, यकीनी तौर पर IPP की तरफ है। देखिए, इसके अंदर जो 9 मई के वाकयात हैं वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी सानहा नहीं हुआ, और सियासी जमात ने नफरत के बीज बोए और जिसका एक रिएक्शन उसके सियासी जत्थे ने दिया। तो अब उनको जो है वो उसके लिए अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, देखिए मैं यहाँ ये जरूर कहूंगा कि परसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी ही हो रही है। तो अगर ये नहीं की जाती तो मैं समझता हूँ फिर तो पाकिस्तान के अंदर अदारे जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो मैं ये समझूंगा कि जो पहले जोड़ तोड़ होती थी उससे मुख्तलिफ है। इसलिए मुख्तलिफ है कि 9 मई को एक एक्शन हुआ, वो एक्शन इलीगल था, गलत था। पाकिस्तान की राना साहब कता कलामी की माजरत 2018 में जिस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर कोई इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहता था तो उसके खिलाफ केसेस खोल दिए जाते थे, उसको प्रेशराइज किया जाता था, बहुत से लोगों ने टिकट्स वापस भी किए। अब जो 9 मई का आप रेफरेंस दे रहे हैं, 9 मई को जो कुछ हुआ यकीनी तौर पर उसके ऊपर तो कोई भी जस्टिफिकेशन दे वो नहीं मानी जा सकती। 9 मई जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ, और जिस तरह आपने कहा कि जिन्होंने किया है जो इसमें कसूरवार है उनको सजाएं भी मिलनी चाहिए। ये जो IPP है, एक तो इसका 9 मई से क्या ताल्लुक है? क्या 9 मई ना होता तो ये जमात तश्कील ना पाती आपके ख्याल में? सेकेंडली,
9 मई के बहुत से किरदार अब आईपीपी का भी हिस्सा हैं। तो एक हमने देखी थी कि वो फैक्ट्री लगी थी जिसमें जो आता था उसके पाप धुल जाते थे जब वो पीटीआई में आता था। अब यही कुछ आईपीपी के साथ भी होगा, आप भी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात ये कि मैं 9 मई अगर ना होता तो शायद आईपीपी इस मजबूती के साथ ना बनती। जहांगीर तरीन राणा साहब, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही। राणा एहसान अफजल साहब से हमारा राब्ता जो है वो गालिबन मुनक़ता हुआ, उनको साथ दोबारा राब्ता जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। वो बड़े आईपीपी के हवाले से उनका ये जो कहना है कि अगर 9 मई ना होता तो शायद इस्तेहकाम पाकिस्तान जो है वो वजूद में ना आती। राणा एहसान साहब से हमारा राब्ता दोबारा बहाल हुआ है। जी राणा साहब। देखिए, अगर 9 मई ना होता तो मैं समझता हूँ आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान इस तरीके से ना बनती। और दूसरा ये कि जो आपने इसका कंपैरिजन 2018 से किया, देखें ये जमात पीटीआई को बनाया गया, इसके अंदर सारी जमातों के टर्न कोट्स और लोटों को इकट्ठा करके वहां जमा किया गया। और फिर जो 9 मई का वाकया हुआ उसके अंदर बिल्कुल ये बात है कि जो लोग उस मोडालिटी जिस तर्ज पे पीटीआई चल रही थी अगर उससे अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं और वो समझते हैं कि वो गलत तर्ज था और नफरत के बीज बोए जा रहे थे और ये डायरेक्शन गलत थी पार्टी की और उसके चेयरमैन की, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल उनको जो है वो एक राइट स्टेप पे हैं और उनको इस चीज को जरूर देखना चाहिए। और जो लोग खड़े हैं पीटीआई के साथ और वो समझते हैं कि जिस तर्ज की सियासत हो रही थी वो ठीक है, फिर वो अकाउंटेबिलिटी को भुगतें और उस चीजों को जो है वो सामना करें। जो लोग इससे समझते हैं कि गलत हुआ उसे कंडेम करते हैं, उससे अलहदगी इख्तियार करना चाहते हैं और उनका बराह रास्त जो है 9 मई के वाकयात के साथ वो लिंकेज नहीं है, तो फिर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनको मौका देना चाहिए कि वो सियासत करें। लेकिन जिन लोगों का ख्याल है ठीक हुआ वो फिर अपने लीगल प्रोसेस को बिल्कुल फेस करें और अपनी अगर वो राइट पे हैं तो प्रूव करें राइट पे हैं, और अगर रॉन्ग पे हैं तो वो अपनी कानूनी कार्रवाई और कानूनी जो है उसके अंदर जो फैसला होता है फिर उसको फेस करें। अच्छा, आपने कहा कि अगर 9 मई ना होता तो आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इतनी मजबूत ना होती। आप वाकईतन दिल से समझते हैं कि ये पार्टी मजबूत है? यानी सिर्फ लोगों के आ जाने से, लीडर्स के आ जाने से पार्टियां मजबूत हो जाती हैं? जिस तरीके से इसकी फॉर्मेशन हुई, यानी एक रिवर्स इंजीनियरिंग हुई इस पार्टी के फॉर्मेशन का जो सारा प्रोसेस है, तो आपको लगता है कि मजबूत है? ग्राउंड में रूट्स क्या है इसकी? पब्लिक कितना सपोर्ट करेगी इसको? मैं नहीं समझता कोई बहुत मजबूत पार्टी है और पार्टियां एकदम से खड़ी होके अवामी मकबूलियत नहीं हासिल कर सकती, लेकिन उनके पास एक बड़ा नंबर है इलेक्टेबल्स का, तो इलेक्टेबल्स की सियासत पाकिस्तान में हकीकत है, लेकिन कोई अवामी मकबूलियत हो इस जमात की वो उस पर सवालिया नहीं। अच्छा, लेकिन अब मुझे ये बताइएगा, हमने मुस्लिम लीग नवाज के दर्जनों अरकान ये कह रहे हैं कि हमारा कोलिशन हो सकता है अगले इलेक्शंस में, हो सकता है सीट एडजस्टमेंट हो जाए हमारी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। आपको लगता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ आप लोगों को सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए? एक चीज़। दूसरा, ये वो लोग हैं, वैसे तो मुझे पता है कि सियासतदानों के पास एक बड़ा एक्सक्यूज़ होता है कि जी के सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन आप सियासत के अंदर ऐसी ऐसी बातें करके आवाम के जज्बात के साथ खेलते हैं और बाद में खान साहब को तो चलें, आप तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन उनको तो आप कहते हैं कि वो यू टर्न ले लेते हैं, आप लोग भी एक ही फिक्रा कह देते हैं सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं है। जो कुछ बातें आप आईपीपी की लीडरशिप के हवाले से कर चुके हैं या वो आप लोगों के हवाले से कर चुके हैं, इसके बाद कुछ सीट एडजस्टमेंट की कोई तुक बनती है? देखिए, सबसे पहली बात ये तो अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ कि सीट एडजस्टमेंट होनी है या नहीं होनी, और इसके ऊपर तारर साहब ने जो बयान दिया उनका इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। इसके साथ साथ ये भी बयान आ चुका है हमारी पार्टी की तरफ से कि सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी और उसकी हमें जरूरत नहीं है, तो कोई अभी इस पे हतमी फैसला नहीं हुआ। मेरा पर्सनल ख्याल यही है कि हमें पीएमएलएन को सीट एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लीडरशिप है जब बैठेगी तो इस पे हतमी एक फैसला करेंगे। दूसरी बात, देखें, जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए इकट्ठे हो गए तो इसका मतलब ये है कि अगर मुल्की मफाद के लिए या कौमी एजेंडे पे सियासतदान जितने भी एक दूसरे के हरीफ हों उनको बैठना चाहिए। ये मैं बिलीव करता हूँ, जमहूरियत का ये असूल है, ट्रेडिशन है कि जमहूरी जमातें जितनी मर्जी मुखालिफ हों, मुल्की एजेंडे के ऊपर या कौमी नुक्ता नजर के ऊपर उनको बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। तो इस बेसिस के ऊपर अगर आगे कोई इत्तेहाद की
सूरत हाल बनती है तो वो उसको आप रद्द नहीं कर सकते, लेकिन अभी तक हम समझते हैं कि PMLN के लिए बेहतर होगा कि वो अपने मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन लड़े और इंडिपेंडेंटली लड़े। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठना चाहिए, इसमें आप तहरीक इंसाफ के साथ भी बैठने को तैयार हैं? क्योंकि माजी करीब में तो आप लोगों की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उससे तो नहीं लगता कि आप लोगों का कोई ज़हन है उनके साथ बैठने का? देखिए, हम तो बैठना चाहते थे और जब वो हुकूमत में थे तब भी हमारी ख्वाहिश थी और जब वो अपोजिशन में थे तब भी हमारी ख्वाहिश थी, लेकिन इमरान खान की तर्ज सियासत के अंदर सिर्फ नफरत, तकसीम, मजहबी कार्ड और जो है मैं समझता हूँ मुनाफकत है। वो आज भी जो है वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे बातचीत करना चाहते हैं। और देखिए, अब तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पार्टी एक सियासी जमात से ज्यादा बढ़ के एक कह लें कि आर्म्ड जमात वो नजर आई है और जो 9 मई के जो दहशतगर्दी के मुतरादिफ वाकयात थे उसमें मुलव्वस पाई गई है। तो पहले तो ये इस प्रोसेस से गुजरे, हमें पता चले, अवाम को पता चले कि ये इसमें शामिल थे, नहीं शामिल थे, इन्होंने ये सारे मामलात किस प्लानिंग के तर्ज पे किए। जो भी शवाहिद आएंगे उसके मुताबिक आगे कानूनी कार्रवाई बढ़ेगी। तो इससे जब निकलेंगे तो फिर फैसला किया जा सकता है कि इनके साथ बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो इनके हरकत है वो जमहूरी नहीं है, वो सियासी नहीं है। अच्छा राना साहब, आपने जमहूरी पार्टीज की बात की। कल हमने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज का जनरल वर्कर्स कन्वेंशन था। आप लोगों ने 4 साल के लिए दोबारा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ओहदों का इंतखाब किया, ओहदे तकसीम किए। शहबाज शरीफ साहब यकीनी तौर पर शरीफ फैमिली के अलावा चूंकि कोई सदर नहीं बन सकता, आपने शहबाज शरीफ साहब को सदर बना दिया। मरीम नवाज साहिबा पार्टी के बड़े बड़े नामों के बावजूद उनको चीफ ऑर्गेनाइजर भी बना दिया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया। उसके बाद बाकी ओहदों का भी आपने इख्तियार दे दिया। आपने वहाँ पर एहसन इकबाल साहब ने लोगों से पूछ के इख्तियार दे दिया शहबाज शरीफ साहब को कि जी आप फैसला करें कि आपने बाकी ओहदे जो है वो अपनी मर्जी से जिसको देने आप उसको दे दें। ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज की? देखिए, अभी पाकिस्तान में जो जमहूरी पार्टी है, अभी एक मैं समझता हूँ कि बड़ा लंबा सफर उनके लिए आगे है, जहाँ जो जमहूरी रवायात हैं, जिस तरह यूके के अंदर पार्टीज हैं, उनके अंदर रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल बुक्स हैं, वहाँ सदर को भी चैलेंज किया जा सकता है अगर वो पार्टी के रूल्स को जो है वो ब्रेक करे। तो हमारा वहाँ अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे और ये एक जमात का इशू नहीं है, सब जमातों का इशू है। और उसकी वजह यही रही है कि हमारी जो सियासी तारीख है उसके अंदर डिक्टेटर्स भी आए हैं, पार्टियों को खत्म भी किया गया है, तोड़ा जोड़ा भी गया है। तो इस वजह से पार्टीज अपनी एक नेचुरल जो कह लें कि एवोल्यूशन है उसमें वो इवॉल्व नहीं कर सकी। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारी जमात में भी बहुत गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, लेकिन इस वक्त कल आपने देखा कि हर एक के पास हक था, जितने भी मेंबर्स बुलाए गए थे, कि वो अपना दिल और आवाज उठाएं। लेकिन अभी इस वक्त समझा ये गया कि पार्टी की मजबूती इसी में ही है जो फैसले किए हैं। लेकिन मैं एग्री करूंगा कि बड़ा लंबा सफर अभी बाकी है। लेकिन एहसान भी हम इस एक्सक्यूज को कब तक लेकर कैरी करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अभी ये चीज़ें जो है वो मुस्तहकम नहीं हो पा रही? मतलब पिछले 3 टर्म्स तो अभी ये चौथी टर्म ख़त्म होगी, इनफैक्ट तीसरी टर्म ख़त्म होगी जिसमें कोई डिक्टेटर की कोई मुदाखलत नहीं है। उससे पहले भी मुल्क की तारीख के अंदर यकीनी तौर पर डिक्टेटर्स रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी रही हैं। ये एक्सक्यूज़ अब कब तक चलेगा? मजीद कितने साल हम इंतज़ार करेंगे? फिर हम कहेंगे कि नहीं ठीक है अब हम डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के ऊपर काम कर सकते हैं। 75-76 साल तो हो गए पाकिस्तान को बने हुए। देखिए, अभी तो इतराफ किया जनरल बाजवा ने कि वो सियासत में हिस्सा लेते रहे हैं और मिलिट्री भी लेती रही है, और जो शवायद अभी आए हैं कि 2018 में किस तरीके से प्रोजेक्ट PTI को इम्प्लीमेंट किया गया इस मुल्क के ऊपर और मुल्क को बहुत शदीद नुकसान हुआ उस वजह से, किस तरह पनामा से कामा निकला। तो ये तो अभी हालिया तारीख है कि हमारी जमात को तोड़ने की एक भरपूर साजिश की गई और अभी हम उससे निकले। तो ये चीजें तो अभी मैं नहीं समझता कि तीसरा टर्म है आज भी, यानी कि हालिया तारीख तक जो है वो हमने मुदाखलत देखी और इंटरफेरेंस देखी, और हम उम्मीद करते हैं कि अब जो मिलिट्री का मौक़िफ़ है कि वो सियासत से दूर रहना चाहते हैं, वो इम्प्लीमेंट हो और वो उसी के मुताबिक चले। ठीक है, पार्टीज जो है बिल्कुल ठीक। अब आखिरी 2-3 सवाल। एक तो ये बताइएगा कि कल की कन्वेंशन के अंदर हमने देखा शायद खान अब्बासी साहब नहीं थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं थे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमजा शहबाज साहब मौजूद नहीं थे, इकबाल जफर झगड़ा साहब जो है वो मौजूद नहीं थे, और भी बहुत से बड़े नाम। फिर शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की उसमें
कहा जी कि वो लोग जो इसहाक डार साहब को टारगेट कर रहे हैं उनका पार्टी में रहने का कोई हक नहीं है। यानी आप क्रिटिसिज्म बर्दाश्त ही नहीं करेंगे अगर आपकी फैमिली को या आपके करीबी लोगों को क्रिटिसाइज किया जाएगा, उसको पार्टी से निकाल बाहर फेंकें। ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के। कतई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जो मौकफ है वो ये है कि आप क्रिटिसिज्म करें, जितना शदीद है करें, लेकिन पार्टी के अंदर करें और पार्टी के अंदर इन इश्यूज को रेज करें। लेकिन अगर आप पार्टी के अंदर इन इश्यूज को रेज नहीं करते और आप डायरेक्टली जाके मीडिया के ऊपर इन इश्यूज को रेज करते हैं, जिससे पार्टी की साख को नुकसान पहुंचता है, पार्टी के इमेज को नुकसान पहुंचता है, तो वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ है। अगर आपको कोई पार्टी की पॉलिसी या हुकूमती पॉलिसी नापसंद है तो आप पास बिल्कुल हक है कि आप पार्टी की इंटरनल मीटिंग्स में आप क्रिटिसाइज भी करें। तो आपको लगता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब ये किसी एजेंडे के तहत फिर मुस्लिम लीग नवाज की रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात है। लेकिन अगर कोई पार्टी पॉलिसी वायलेट हुई है तो वो नहीं होनी चाहिए। और शाहिद खान अब्बासी हों या मिफ्ता साहब हों, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है PMLN की तारीख में। वो बड़े जो हैं वो बड़ी मेहनत की है उन्होंने हमारी पार्टी के सफर के अंदर, और आगे भी मैं तो समझता हूँ उनकी जरूरत है, इस जमात को जरूरत है उनकी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा एहसान भी, इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा आखिरी सवाल कि अगर हमने माजी में तो देखा है कि शहबाज शरीफ साहब का एक मौक़िफ़ होता है और मरीम नवाज साहिबा ओपनली उस मौक़िफ़ के अगेंस्ट बात कर रही होती हैं अपने जलसों के अंदर। जिस तरह की बात कल वैसे नाम तो नहीं लिया लेकिन इनडायरेक्टली मिफ्ता इस्माइल साहब या शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से शहबाज शरीफ साहब ने की, क्या इस तरह का स्ट्रिक्ट मौक़िफ़ विद इन पार्टी शरीफ फैमिली के लिए भी कोई होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी तक तो लोगों की ख्वाहिश रही है कि PMLN से नून में से शीन निकले, लेकिन वो ख्वाहिशात लोगों की जो है वो अभी तक तो उस कोई रंग नहीं लाई और ना आगे ऐसे इम्कानात हैं कि वो रंग लाएंगी। देखिए, मैं नहीं समझता कि शाहिद खान अब्बासी साहब या मिफ्ता साहब भी पार्टी का इस वक्त हिस्सा नहीं है, वो पार्टी का भरपूर हिस्सा है। और अगर कोई हमारे इंटरनल इख्तलाफात हैं तो वो दूर हो जाएंगे। तो इसी तरह जो हमारी अपनी टीम और बाकी वो मामला, वो भी इंशाल्लाह ऐसा कोई मामला नहीं है। बिल्कुल ठीक। आखिर में ये बताइएगा, आपके हल्के से आपकी फैमिली का बड़ा कंट्रीब्यूशन है पार्टी के लिए, आप लोग टफ टाइम्स में भी पार्टी के साथ खड़े रहे, फिर विद इन कैबिनेट भी आपके फादर ने बड़ा जो है वो अच्छा कंट्रीब्यूट भी किया। आप उसके बाद से अपने फादर की वफात के बाद से आप पार्टी के साथ खड़े हैं अपने हल्के में, आप टिकट के हकदार भी हैं। अगर राजा रियाज साहब को पार्टी टिकट देती है, आपके ख्याल में ये जस्टिफाई होगा? किसी भी तरीके से पार्टी इसको जस्टिफाई कर सकेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि पार्टी टिकट जो है वो पार्टी एफिलिएशन के साथ मिलना चाहिए है, और जिन्होंने पार्टी के साथ अच्छे बुरे वक्त में खड़े रहे हैं उस बेसिस पे मिलना चाहिए है और मेरिट पे मिलना चाहिए है। क्वालिफिकेशन और एक इन सब मामलात इन कैरेक्टर्स पे मिलना चाहिए। तो मेरा फैसला पार्टी के पास है और मैं अपनी जो जंग है वो लड़ूंगा। मैं पूरी उम्मीद हूँ कि मुझे पार्टी NA का टिकट देगी। बाकी जो पार्टी का फैसला होगा हम उसको, मुझे पता है कि आप पार्टी फैसले के साथ खड़े होंगे। मुझे ये भी पता है कि आप अगर आप इलेक्ट होते हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हैं। आप उन चंद लोगों में आपका शुमार है कि जो बड़े लायक हैं, जो समझते हैं चीज़ों को और एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की। आपने बात की मेरिट की, आपको टिकट नहीं देता, आप पार्टी के साथ जरूर खड़े होंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये मेरिट की धज्जियां बिखरेंगी अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देगी तो? देखिए, मैंने जिस तरह आपको कहा कि एक हकीकत है कि हमारी पार्टीज को अभी बहुत लंबा सफर करना है जमहूरी रवायात को अपनाने में और बड़ी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। तो मैं समझता हूँ अगर कोई भी ऐसी कोई मेरिट नहीं होता या कोई प्रॉब्लम आता है तो वो जंग हम पार्टी के अंदर लड़ेंगे, ठीक है, और अपनी आवाज उठाएंगे। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।